तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कवर कर रहे थे जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं और इनको कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। और ये इन क्वेश्चन को बनाया गया है आपका जो फेज 13 का एग्जाम हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट का, उसको देखते हुए वहाँ पे लंबी-लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं को देखते हुए रिसर्च करके इन क्वेश्चन को बनाया गया है, ताकि आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो एग्ज़ाम में, आप क्वेश्चन को देख के डरे ना। ठीक है ना? उस तरह से इन क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट भी आपके क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन में आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है? और आपको चीज़ों का गहराई से नॉलेज होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में एक ही क्वेश्चन की 2-2 3-3 स्टेटमेंट मिलेगी। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट, मान लो किसी के बारे में पहला क्वेश्चन है, उस राइटर का पूरा नाम पता चलेगा, ठीक है? दूसरा कोई दोस्तों को कोई शासक है, हिंदी में कह सकते हैं कोई शासक है, उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 1 हमने कवर किया था, ये है पार्ट 2, या इसे कह सकते हैं सेट नंबर 2, जो बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। ये हमारी बुक भी आती है एप्लीकेशन की, एनसीईआरटी एमसीक्यू के लिए, कक्षा क्लास 6 टू 12 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, भारत को 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था, पहले कथन पर विचार करें और नीचे दिए कोड में से सही विकल्प चुनें। मिन्हाज उस सिराज ने पहला कहता है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु या यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो आप ध्यान रखेंगे फिनहास उस सिराज, ये एक फारसी कवि थे। इन्होंने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया पंजाब हरियाणा के क्षेत्र गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के रूप में। तो यहाँ पे पहला दोस्तों उल्टा दिया हुआ है, ठीक है? तो इस सेकंड के लिए ये मिनहाज उस सिराज आना था, तो ये कह सकते हैं गलत हो गया। ठीक है, इन्होंने महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। इसके लिए किया था पंजाब हरियाणा क्षेत्र और गंगा यमुना के बीच की भूमि के क्षेत्र के लिए। ये गलत हो गया। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब हरियाणा, दोस्तों ये भी गलत हो गया। ये इसका उल्टा दिया हुआ है। बाबर ने किया था 16वीं शताब्दी में, किसके लिए? महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। मतलब कि उल्टा दिया हुआ है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे पहले में बाबर आता मिनाज उस सिराज की जगह, और दूसरे में दोस्तों मिनाज उस सिराज आता, फारसी कवि का नाम आता, तो फिर दोनों ठीक हो जाते। उल्टा दिया हुआ है। राइट आंसर होगा यहाँ पे चुप में से कोई भी नहीं। नंबर 2, 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखा गया। ऐसा ही एक परिवर्तन था विभिन्न जातियों का उद्भव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसे जैसे लोग जातियों और उपजाति में बढ़ते गए, उन्होंने उनके व्यवसायों के आधारों पर जातियों और उपजातियों को स्थान दिया जाता था। ठीक है ना? व्यवसाय के आधार पर, उनके काम के आधार पर। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, कह सकते हैं। जातियों ने अपने सदस्यों के आचरण का प्रबंधन करने के लिए अपने से और जातियों को भी अपने गाँव के नियमों का पालन करना आवश्यक था। जो गाँव के बुजुर्ग होते थे, सभी नियमों को उन बुजुर्गों के द्वारा लागू किया जाता था, और जिसे पंचायत के रूप में दोस्तों जाना जाता था। आज भी जाना जाता है बहुत सारे गाँव में। और इन नियमों का पालन करना अपने आप में क्या था? कंपल्सरी था। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नंबर 3, 7वीं शताब्दी के दौरान महामंडलेश्वर किसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि थी? महामंडलेश्वर, तो इसका मतलब होता है महामंडलेश्वर, मतलब कि एक मंडल या एक क्षेत्र का स्वामी। ठीक है? एक से मंडल या एक क्षेत्र का महान स्वामी। महान स्वामी को बोलते हैं सामंत। ठीक है? स्वामी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सामंत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तो इसका मतलब होगा ये सामंत। ठीक है? 7वीं शताब्दी के दौरान महामंडलेश्वर इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि थी सामंत के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 4, राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कोड बताना है कौन सा है। पहला कहता है वह चोल शासक विजाल्य का पुत्र था। ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में गलत है। इसके जो पिता का नाम था ये था राजराज। ठीक है, क्या था? राजेंद्र प्रथम, उत्तर था राजराज का। ये गलत है। सेकंड कहता है उसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान के लिए नौसेना बनाई। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर चढ़ाई की। इन अभियानों के लिए एक नौसेना का भी उसने निर्माण किया था। राइट आंसर होगा यहाँ पे केवल दो सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 12वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बन गई थी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सर जो कथन है दोस्तों, दिल्ली पहली बार चौहान राजपूत शासन के अधीन राजधानी बनी, ये क्या है? गलत है। दिल्ली पहली बार तोमर शासकों के अधीन एक राजधानी बनी थी, ध्यान रखना आपको, ना कि चौहान चौहान राजपूतों के अधीन। तोमरों के बाद चौहानों ने दिल्ली पर शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। दूसरा, देहीवाल एक महत्वपूर्ण शहर था यहाँ जहाँ अमीर व्यापारी रहते थे। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, देलीवाल एक महत्वपूर्ण शहर था जहाँ धनी और व्यापारी लोग रहते थे और उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे। और देहलीवाल दोस्तों इसी के अंदर सिक्के भी डाले जाते थे, या कह सकते हैं सिक्के खांचों में डाले जाते थे, बनाए जाते थे। और इसी वजह से जो देलीवाल क्या है? फेमस था। ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, केवल टू, मतलब कि ऑप्शन बी केवल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के सुल्तानों ने इस उपमहाद्वीप के सभी शहरों में कई मस्जिदों का निर्माण कराया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट कहता है कि ने किसी प्रार्थना स्थल को अरबी में मस्जिद कहा जाता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ठीक है, किसी प्रार्थना स्थल को अरबी में मस्जिद कहा जाता है, ये अपने आप में करेक्ट है। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रणाम करने का स्थान, या कह सकते हैं प्रार्थना स्थल। ये स्टार्ट स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? करेक्ट है। दूसरे में कहते हैं प्रार्थना के दौरान मुसलमान मक्का के सम्मुख होते हैं, इसे किबला कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रार्थना के दौरान दौरान मुसलमान मक्का के सम्मुख होते हैं। यह कथन भी क्या है? सत्य है, ट्रू है। इस्लाम में प्रार्थना या कहते हैं नमाज के दौरान मुसलमान दोस्तों मक्का में स्थित काबा दिशा की ओर मुख करते हैं, फेस करते हैं, जिसे किबला कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? अपने हमें करेक्ट है। तीसरा, मस्जिदों ने उन आस्थानों में एक सामुदायिक भावना पैदा करने में भी मदद पहुंचाई जिन्होंने एक विश्वास प्रणाली और एक आचार संहिता को साझा किया। ये भी स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। मस्जिदें केवल प्रार्थना स्थल नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी इन्होंने कार्य करती हैं, कह सकते हैं ये कार्य किया। और उनमें एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नंबर 7, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान और मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्ष में बढ़ गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने मंगोलों के हमलों को तय करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की। हमने स्टेटमेंट देखते हैं। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान नाविक करना शुरू किया और जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों के रूप में भुगतान किया। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है वह बाबर दोस्तों 1494 में फरगाना का सिंहासन पाने में सफल हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1494 में ये वाकई में सफल हुआ था जब इसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष की थी। उसके बाद उज़्बेकों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, वहां से भाग कर ये कहाँ चला गया? काबुल।
ठीक है। फिर 1504 में काबुल पर इसने कब्जा कर लिया था और 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को भी हराया था पानीपत के युद्ध में। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, औरंगजेब के सैन्य अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है, यूसुफ जई विद्रोह को उसके द्वारा कुचल दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध उत्तर पश्चिम में अभियान दोस्तों अस्थायी रूप से इसके द्वारा चलाया गया अभियान सफल रहा था। ठीक है, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। ये स्टेटमेंट भी क्या है, अपने आप में करेक्ट है। राजकुमार अकबर ने मराठा और दक्कन सल्तनत के समर्थन में औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ, अबुल फैजी द्वारा लिखा गया था, ये गलत है दोस्तों। अकबरनामा अबुल फैजी द्वारा नहीं, अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया था। अबुल फजल कौन थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है दोस्तों, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। पहले खंड में जानकारी मिलती है उसके पूर्वजों के बारे में, दूसरे खंड में मिलती है, ठीक है, जो उसने अभियान चलाए, युद्ध किए उसके बारे में, और तीसरे खंड में जानकारी मिलती है आईने अकबरी के बारे में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन भारत में चाणक्य या कड़ीदार इंगित करते थे। तो आपको ध्यान रखना है, चाणक्य या कड़ीदार, इसका मतलब है जब मध्यकालीन दोस्तों युग में छत, दरवाजे और खिड़कियां इनको वर्टिकल स्तंभों में, या कह सकते हैं हॉरिजेंटल बीम लगाकर, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल लगाकर दोस्तों, बीम लगाकर बनाई जाती थी छत, दरवाजे और खिड़कियां, जिसे वास्तुकला की इस शैली को क्या बोला जाता था, दर्निक या क्षैतिर इसको कहा जाता था। आंसर होगा ये होगा ऑप्शन पर। ठीक है, इसे ही बोलते थे दर्निक या कड़ीदार। दोस्तों क्या बोलते थे, ये रिप्रेजेंट करता है, करते हैं दर्निक और कड़ीदार सब दरवाजे और खिड़की के क्षैतिज, ओरिजेंटल मतलब और ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल क्षैतिज को जोड़ने वाली, क्षैतिज मतलब जो बीम होते हैं बड़े बड़े उसको जोड़ने वाली एक शैली। नंबर 12, मध्यकाल की राजनीतिक संस्कृति पूजा स्थलों पर हमले और लूटपाट के जरिए अपना सैन्य प्रदर्शन की थी, क्या किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के बाद ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है, कान है, ठीक है, ये सभी को पता होगा। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के बाद मोहम्मद गजनी प्रसिद्ध हो गया था। इससे पहले इतना ये फेमस नहीं था, लेकिन उसके बाद ये क्या हो गया था, फेमस हो गया था। सेकंड, मोहम्मद गजनी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का समकालीन था दोस्तों। ये भी स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, मोहम्मद गजनी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का क्या था, समकालीन था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहां के शासनकाल की सबसे भव्य वास्तुशिल्प यानी ताजमहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते हैं बड़े पैमाने पर तेज संगमरमर का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ताज के दक्षिण में उद्यान बनाया गया है, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात नहीं थी, ये गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, तंजावुर एक मंदिर नगर का एक उदाहरण था, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तंजावुर चोलों की राजधानी थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तंजावुर तंजावुर 1000 साल पहले चोलों की क्या थी, राजधानी थी। ये स्टेटमेंट है। बारामासी नदी कृष्णा सुंदर शहर के पास बहती थी, ये गलत है, ध्यान रखेंगे। इस सुंदर शहर के पास बारामासी जो नदी बहती थी वो थी कावेरी। ठीक है, ये गलत है। राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुंथांचन थे। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये ठीक है। राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कौन थे, कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथांचन थे। ऑप्शन एक और तीन ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हम्पी के
वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ये स्टेटमेंट सामने करेक्ट है। ठीक है, हम्पी उस कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है जिसने 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के केंद्र का निर्माण किया था। ठीक है, और विजयनगर दोस्तों की जो स्थापना करी थी किसने की थी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हरिहर बुक्का ने 1336 में। दूसरा कहता है, इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। ये भी स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ठीक है। ठीक है, इसको इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि उसमें एक दूसरे के सांचे में मिलाकर जोड़ा गया था इसको। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। दोनों करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सी। क्वेश्चन नंबर 16, मध्ययुगीन काल के दौरान जनजातीय समुदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधनों में बंधे थे मध्ययुगीन काल के दौरान। ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधनों में बंधे थे। कई जनजातियों ने कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त की और कुछ क्या थे, शिकारी और पशुचारक थे, पशुओं को चराते थे। दूसरा कहता है, कई जनजातियों ने कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त की। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी ठीक है। दोनों की दो ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों करेक्ट हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 17, अहोम की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। अहोम राज्य या अहोम राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है। पहला कहते हैं, ओम राज्य बेगार नामक बाध्यकारी श्रम पर निर्भर था। ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। ओम राज्य बेगार, बेगार जिसे बोलते थे अनिवार्य श्रम, इस पर निर्भर था। जिन लोगों को राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, पाइका। ये स्टेटमेंट ठीक है। ओम समाज को कुलों या पाइकों में विभाजित किया गया था, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। दोनों कथन क्या है, सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों क्या है, बोथ ऑप्शन आर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के दौरान विकसित हो रहे नए विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन स्कूल से ये बताना है, सभी जीवित 12वीं 13वीं शताब्दी के दौरान विकसित हो रहे नए विचारों के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, सभी जीवित चीजें जन्म एवं पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों से गुजरती हैं। ये क्या था, अपने आप में एक विचार था। ठीक है, यह विचार था कि सभी जीवित चीजें जन्म और पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों से गुजरती हैं और अच्छे बुरे कामों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो ये अपने आप में क्या था, ये विचार था 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान विकसित हो रहे नए विचारों में। इस अवधि में जन्म प्राप्ति के आधार पर भी सभी मनुष्य समान नहीं है, ये भी अपने आप में एक विचार था। दोनों ट्रू हैं, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रामानुजाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, वे नयानार संतों से गहरे रूप में प्रभावित थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज अलवर, ठीक है, कह सकते हैं अलवर संतों नयनारों से काफी प्रभावित है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का क्या किया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहली ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, उन्होंने बाहरी धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के प्रति प्रेम तथा समर्पण पर बल दिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सूफी दोस्तों क्या थे, मुस्लिम फकीर थे। उन्होंने धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, बाहरी कह सकते हैं, बाहरी धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया
और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और सभी साथी मनुष्यों के प्रति करुणा पर बल दिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सूफियों का मानना था कि अंतःस्थल को दुनिया को एक भिन्न दृष्टि से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, नाथपंथियों और योगियों इनकी तरह नाथपंथियों और योगियों की तरह सूफियों का भी मानना था कि अंतःस्थल को दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक देव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहली स्टेटमेंट है, उनका जन्म तलवंडी में हुआ। दोस्तों, ननकाना साहिब पाकिस्तान तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ठीक है। सादतुल्लाह लंगर प्रथा की शुरुआत की थी उन्होंने, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर पूछे कि गुरुद्वारों में किसने इसको लागू किया था, ये कह सकते हैं गुरुद्वारों में अनिवार्य किसने किया था इस प्रथा को, फिर आया गुरु अंगद देव। स्टार्टिंग किसने की थी, गुरु नानक देव ने। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, 9वीं शताब्दी के दौरान मलयालम भाषा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले कहता है, शासकों ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया। तो दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ध्यान रखना आपको, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। बौद्धपुरम के चेर साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग, वर्तमान में केरल, ठीक है, हिस्से में की गई थी। और इस बात की दोस्तों संभावना है कि इस क्षेत्र में मलयालम भाषा बोली जाती थी, और अपना जो शासकों ने अपने शिलालेखों में भी मलयालम भाषा का और लिपि का प्रयोग किया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। यह आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ये दोस्तों कह सकते हैं सही अर्थों में आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में इस महाद्वीपीय में से किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। दोनों करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य सही से सुमेलित युग्मित नहीं है। ठीक, दोस्तों कथकली किसका है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। ये गलत है पहले इनका, इसमें कहा है तमिलनाडु का। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी गलत है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम दोस्तों इसका है तमिलनाडु का, ये भी गलत है। सारे गलत है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है। कथक कहाँ का है दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और मध्य भारत का बोल सकते हैं इसको। मोहिनीअट्टम केरल का है, शास्त्रीय नृत्य असम का है। ठीक है, कुछ ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ कोई भी मैच नहीं है। राइट आंसर होगा डी। नंबर 24, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सूबेदारों राज्यपाल को नियंत्रित रखने वाले मुगल सम्राट की कमजोर होती शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहते हैं, मुगल गवर्नर अक्सर दीवानी और फौजदारी मामलों को नियंत्रित करते थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में आई प्रशासन दक्षता में कमजोरी आ गई थी। बाद के मुगल बादशाहों ने अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर नजर रख पाना उनके लिए क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। और ध्यान रखेंगे, गवर्नर जिसे बोलते थे सूबेदार के रूप में नियुक्त कुलीन कुलीनों ने अक्सर सैन्य प्रशासन जिसे बोला जाता था, दीवानी और फौजदारी, इस मामले को कंट्रोल किया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन नियंत्रणों में से राजधानी की को मिलने वाले राजस्व की रकम में आवधिक गिरावट आई। ये भी स्टेटमेंट क्या है, अपने में करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, राजा सवाई जयसिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्होंने 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण किया था, जैसे कि
कह सकते हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की और 1722 में जिम्मेदारी थी। ये स्टेटमेंट भी क्या है? अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी की स्थापना की और 1722 में आगरा की सूबेदारी इन्होंने प्राप्त की थी। ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है।